हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और जितने भी आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन की ये श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आपको डेली एक टॉपिक दिया जाता है। टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डेली उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। अभी तक इसके डे 6 तक ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जीएस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और अभी ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो आता है आपका इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी से रिलेटेड आपके टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, ताकि आपका अगर एक क्वेश्चन बना हुआ है तो एक क्वेश्चन के साथ इसके टॉपिक के अंतर्गत जो जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है तो उसके रिलेटेड आपका पूरी व्याख्या है, ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चन इसमें आपके सॉल्व हो जाए। चलिए, तो अभी आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त होगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्स कराए जाते हैं उन सभी की पीडीएफ अवेलेबल होगी। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्नों की श्रृंखला में, जिसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न आता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए दिया गया है 1 अप्रैल को, ऑप्शन बी दिया गया है 1 जुलाई को और ऑप्शन सी दिया गया है ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन बी 1 जनवरी और ऑप्शन डी 1 अगस्त। तो इसके अंतर्गत बताना है कि आखिर आरबीआई, जो कि आपका भारतीय केंद्रीय बैंक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना आपकी 1 अप्रैल को की गई थी। चलिए, तो इसके अंतर्गत इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना के संदर्भ में क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो ये आता है कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था में आरबीआई का स्थान सर्वोच्च होता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। तो कब की गई थी इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी। तो जिसमें आरबीआई जो है एक बैंकिंग व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान रखता है, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अब हमारा इस श्रृंखला के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट में पूछा गया है कि बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में करने के उद्देश्य से एवं समाज के निम्न वर्ग को भी बैंकों से जोड़ने के लिए बैंकों की राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के प्रारंभिक वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसके अंतर्गत आपको ये जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न के अंतर्गत है कि आपका जब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें पहले नंबर पर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसके अंतर्गत उत्तर है जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए, तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य, मतलब कि जो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया है आखिर होती क्या है। तो इसके संदर्भ में समझा जाए कि राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें निजी इकाई को सरकार के स्वामित्व में ला दिया जाता है। जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है उसे गवर्नमेंट के अंदर में ला दिया जाता है। तो उसमें आज़ादी के दौरान भारत में सभी बैंक निजी क्षेत्र के थे, मतलब कि जब आज़ादी प्राप्त हुई थी भारत को तो उस टाइम पे सभी प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए जमाकर्ता की जमा राशि को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में करने के उद्देश्य और समाज के निम्न वर्गों को भी बैंकों से जोड़ने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यह था कि बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने के उद्देश्य एवं समाज के निम्न वर्गों को भी बैंकों से जोड़ने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था। और सर्वप्रथम जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वह वर्ष 1969 में किया गया। कब किया गया? 1969 में 14 बड़े बैंकों का निजीकरण, मतलब कि राष्ट्रीयकरण किया गया। और उसका मेन मोटिव था कि जो बैंक कम से कम 50 करोड़ रुपए की जमा राशि थी और उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो मतलब कि जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो उनके पास एक कंडीशन थी कि आपको कम से कम 50 करोड़ की राशि होनी चाहिए। तो इसके संदर्भ में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और पुनः जब 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसमें 6 अन्य बड़े न्यून जमा राशि जिनकी 200 करोड़ रुपए
पे थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया तो उनकी न्यूनतम जमा राशि जो थी 50 करोड़ के आसपास फिक्स की गई थी, और जब 1980 में किया गया तो उनकी न्यूनतम जमा राशि 200 करोड़ रुपये की गई थी और इनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसके अंतर्गत ये आता है। तो ये इस तरीके से ये प्रक्रिया है जो अभी वर्तमान में भी चल रही है। तो वर्तमान में भी आपके बैंकों का आवश्यकता के अनुसार उसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो ये इस तरीके से आपका इसके अंतर्गत ये आपका प्रश्न था, और प्रश्न के अंतर्गत इसका ऑप्शन भी आपका सी था। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में 2 अक्टूबर 1975 को 2 अक्टूबर 1975 को सर्वप्रथम 4 राज्यों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। तो निम्न में से कौन से बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत नहीं आते? तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि एक तो पहला कि आपके जो 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों में सर्वप्रथम 5 स्थानों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है इसमें कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई थी, और इसमें जो आपके 3 होंगे वो सही है, मतलब कि इसमें 5 ही दिए गए हैं। तो 5 के अंतर्गत बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन के अंतर्गत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद और गोरखपुर में, तो यहाँ पर भी आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। पश्चिम बंगाल में मालदा जो स्थान है वहाँ पर भी इसकी स्थापना की गई थी, और आपका हरियाणा का भिवानी है वहाँ पर भी इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत जो ऑप्शन सी है इसमें राजस्थान तो है, राजस्थान में तो किया गया था, लेकिन ये जोधपुर की जगह ये आपका जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि नहीं है इसके अंतर्गत पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसके अंतर्गत आएगा। तो इसकी व्याख्या के संदर्भ में देखा जाए तो प्रारंभ में जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक अलग श्रेणी के रूप में अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत रखा गया, परंतु अभी नहीं वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन भारत में 2 अक्टूबर 1975 को सर्वप्रथम 4 राज्यों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है, और उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, गोरखपुर, पश्चिम बंगाल के मालदा, राजस्थान के जयपुर और हरियाणा के भिवानी में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसकी बात की जाए तो वर्तमान में इनके बैंकों की संख्या 200 के आसपास है। तो ये आपकी जब शुरुआती दौर था, जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, तब से ये जो प्रक्रिया चल रही है तो सर्वप्रथम इसमें 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, और अभी प्रेजेंट में ये प्रक्रिया कार्यरत है, जिसमें अभी 200 प्लस इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए दिया गया है 28 अगस्त 2014 को, ऑप्शन बी दिया गया है 15 अगस्त 2014 को, ऑप्शन सी दिया गया है 28 अगस्त 2015 को, और ऑप्शन डी दिया गया है और 26 जनवरी 2015 को। तो इसके अंतर्गत बताना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की आखिर शुरुआत कब की गई थी। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। तो इसके अंतर्गत व्याख्या देखा जाए तो व्याख्या के अंतर्गत आता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो पहला क्या था इसका कि जो इस जन धन योजना को शुरू किया गया था तो उसका मोटिव था कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सबसे प्रभावशाली प्रयास के रूप में इसे देखा गया, जिसके अंतर्गत सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि देश में हर उसे व्यक्ति को जो 18 वर्ष की आयु का है और क्या इससे ज़्यादा काम का एक बैंक खाता खोल दिया जाए। तो इस शुरुआत में 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड से संदर्भ में आपका क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है वर्ष 1995, ऑप्शन बी दिया गया है वर्ष 2014 में, ऑप्शन सी वर्ष 1998 में, ऑप्शन डी आता है वर्ष 2000 में। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो इसके अंतर्गत उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ वर्ष 1998 में किया गया था। चलिए तो इसके अंतर्गत इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो व्याख्या के अंतर्गत आता है कि इसमें किसान क्रेडिट कार्ड का जो प्रारंभ है वह वर्ष 1998 में किया गया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि कठिन परिश्रम के द्वारा कंपनी में हुए अतिरिक्त मूल्यवर्धन को क्या कहा जाता है।
जो कठिन परिस्थिति होती है उसके अंतर्गत जो आपका वैल्यू एडिशन होता है तो उसके अंतर्गत उसे क्या किया जाता है। तो ऑप्शन ए आता है बीटा वैल्यू, ऑप्शन बी आता है आपका स्वेट इक्विटी, ऑप्शन सी स्टेक, ऑप्शन डी चक्रीय कारोबारी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका होगा। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो कठिन परिश्रम के संदर्भ में कंपनी को हुए अतिरिक्त मूल्यवर्धन को आपका स्वेट इक्विटी कहा जाता है। तो स्वेट इक्विटी के बारे में और भी इसके रिलेटेड फैक्ट को जान लेते हैं कि स्वेट इक्विटी जो है एक कंपनी का संस्थापक पूंजी निवेश करके एक कंपनी की स्थापना करता है। मतलब कि कोई भी एक कंपनी का संस्थापक हुआ, कोई भी कंपनी हो सकती है, तो उसमें जब वो पूंजी निवेश करता है तो एक कंपनी की स्थापना होती है, क्योंकि बिन पूंजी के कोई काम नहीं होता है। तो उसमें कंपनी की स्थापना के लिए जो कंपनी का संस्थापक है पूंजी निवेश करेगा, वही अपने श्रम एवं कठिन परिश्रम से इस कंपनी में मूल्यवर्धन करेगा। मतलब कि वो उसमें जाके काम भी करेगा और जिस तरीके की वहाँ की परिस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के भी कार्य करना होगा। तो उस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में मूल्यवर्धन करता है, एक तरीके से कंपनी के मूल्यवर्धन करता है एवं कंपनी का विस्तार करता है। तो कठिन परिश्रम के द्वारा कंपनी में हुए इस मूल्यवर्धन, अतिरिक्त मूल्यवर्धन को स्वेट इक्विटी कहा जाता है। तो इस तरीके से कि जो कंपनी में एक तरीके से कंपनी, जैसे कोई भी कंपनी खोलें या फिर कोई कार्य करें, तो अगर उसको जैसे आप पढ़ाई ही करते हैं तो अगर उसको आप बड़ी मेहनत और लगन के साथ नहीं करते हैं तो आप सक्सेसफुल होने की संभावना कम होती है। सक्सेसफुल भी हो जाते हैं तो एक सीमित स्तर पर होती हैं। अगर आपको बहुत अच्छा कार्य करना है तो आपको उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी है। मतलब कि आपको, जैसे कि आप अगर 3-4 घंटे का एक टारगेट किए हुए हैं तो आपको उसको 7-8 घंटे या 7-8 घंटे का किए हुए हैं तो आप 12 से 13 घंटे, तो इतना एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपका 3-4 घंटा एक्स्ट्रा जो आप पढ़ाई करते हैं तो वो आपका एक एक्स्ट्रा एफर्ट हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको एक वैल्यू प्राप्त होती है, मतलब कि आपका जो रिजल्ट आपको मिलता है, आपका जो परीक्षा परिणाम आता है, वो उसका एक वैल्यू एडिशन होता है। तो उसी तरीके से जब कोई कंपनी का मालिक कोई कंपनी की स्थापना करता है और उसमें अपने श्रम और कठिन परिश्रम को ऐड करता है और फिर कंपनी का विस्तार करता है, उसका मूल्यवर्धन करता है, तो इस परिस्थिति को आपका स्वेट इक्विटी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा। तो ये प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग होती है। मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि ये तो आपकी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी के बेसिस पे है, लेकिन आप अगर अपनी डेली रूटीन के हिसाब से अपनी प्रत्येक परिस्थितियों की, जैसे हर कोई अलग अलग कार्य करता है, तो उस अकॉर्डिंग जैसे कि आप वर्क प्लेस पे वर्क करते हैं तो वहाँ देखते होंगे कि आपको कुछ कार्य किया तो कार्य के आपके जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आप एक्स्ट्रा वाला कार्य कर देते हैं तो आपकी वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ती है, आपको पैसे भी अतिरिक्त मिलते हैं। तो इस तरीके से हर परिस्थिति में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये इकोनॉमिक के बेसिस पे है, कंपनी की संस्थापक के संदर्भ में है, तो इसके अंतर्गत इसे स्वेट इक्विटी कहा जाता है। तो ऐसी एक स्थिति होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि चर्चा में रही, मतलब कि ये जो योजना है वो हमेशा चर्चा में रहती है, क्योंकि इसके द्वारा जो किस्तें प्रोवाइड की जाती है वो आपकी 1 साल के अंदर में आपकी 3 किस्तें दी जाती हैं। तो हमेशा जब भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये किस्तें दी जाती हैं तो उसके अंतर्गत आपको ये मतलब कि ये हमेशा चर्चा में रहता है। जैसे कि अभी 16वीं किस्त जारी की गई है, आपकी बजट के बाद 15वीं जारी की गई थी। मतलब कि तो उसके कारण मतलब जब ये जो आपका इलेक्शन हुआ था तो ये हाल फिलहाल में उसमें सबसे पहले यही काम किया गया था, ये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि से रिलेटेड। तो इस तरीके से मतलब कि जो ये हमेशा एक चर्चा, जब भी इसकी किस्त जारी की जाती है तो ये चर्चा का विषय बना रहता है। तो ये चर्चा का विषय बना रहता है। तो इसके संदर्भ में आपको ये जानना भी आवश्यक है कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए आता है 1 दिसंबर 2020 को, ऑप्शन बी आता है 1 दिसंबर 2019 को, ऑप्शन सी आता है 1 दिसंबर 2018 को और ऑप्शन डी आता है 1 दिसंबर 2023 को। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसकी आखिर स्थापना कब की गई थी, जब से ये किस्तें प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसका ऑप्शन इसी होगा, क्योंकि इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2018 को की गई थी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा जो की गई थी वह अंतरिम बजट जो आपका 2019-20 के अंतर्गत पेश किया था, तो उसमें एक पूर्ववर्ती तौर पर 1 दिसंबर 2018 को इसे लागू किया गया था। और इस योजना के तहत सरकार सभी खेतीहर परिवारों को 6,000 रुपये वर्ष में प्रदान करती है, जो कि आपके 4-4 महीने के अंतराल पर 3 समान किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की राशि आपके अकाउंट खाते में डाली जाती है।
तो इस तरीके से ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है जो कि 1 दिसंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए आता है 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी आता है 1 जनवरी 2014 को, ऑप्शन सी आता है 15 अगस्त 2014 को और ऑप्शन डी आता है 26 जनवरी 1950 को। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि आखिर नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई थी और इसके पीछे रीजन क्या था। नीति आयोग की स्थापना के संदर्भ में बात की जाए तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, जिसके अंतर्गत आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाओं तक, मतलब कि जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं उनका टारगेट रखा गया था, तब तक इस योजनाओं को मतलब कि बंद किया गया और इसके स्थान पर आपकी नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग जो था वह एक नई संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें एक अलग तरीके की प्रक्रिया रहती है। नीति आयोग से रिलेटेड जो आपका संशोधित प्रारूप अभी हाल ही में इसमें प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो सेम है, लेकिन जो आपके मंत्रियों का विभक्ति मतलब कि चेंज हुए हैं, तो उसमें आपका ये कभी आपको नीति आयोग से रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी जाएगी, ताकि आप भी उसको देख सकें, क्योंकि उसमें नीति आयोग का जो संशोधित मॉडल है उसको उसके संदर्भ में पूरी विस्तृत में चर्चा की गई है। चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी ब्याज दर है जिस पर एक बैंक आरबीआई से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। ऑप्शन ए आता है रेपो दर, ऑप्शन बी आता है रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन सी आता है बैंक दर और ऑप्शन डी आता है सीआरआर। तो यह जो बैंक है वह आरबीआई से कम अवधि की जो ऋण प्राप्त करता है वह एक तरीके से आपकी रेपो दर होती है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। इसके अंतर्गत बात की जाए तो रेपो दर वह दर होती है जिस पर एक बैंक आरबीआई से कम अवधि पर ऋण प्राप्त करते हैं और सामान्यतः यहाँ ऋण की परिपक्वता अवधि जो होती है वह 90 दिनों की होती है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी भी देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को उस देश का क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आता है जीडीपी, ऑप्शन बी आता है जीएनपी, ऑप्शन सी आता है नेशनल इनकम, ऑप्शन डी आता है एनएनपी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें जीडीपी होगा। तो जीडीपी की डेफिनेशन के तौर पे जाने तो जीडीपी जो एक तरीके से होता है जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। जीडीपी एक देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को कहा जाता है, तो ये जीडीपी होता है। तो यहाँ पर जो है हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला जो हमारी डेली बेसिस पे टॉप 10 क्वेश्चन की प्रश्नों की श्रृंखला है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट प्रश्न लेकर आएंगे जो आपका सब्जेक्ट बता देते हैं। तो अब आपके जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो जो आपका 9 टेस्ट पेपर होगा वह आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रश्नों का होगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।